Greetings, myself Chandni Joshi, and in this video we'll be talking about agency by ratification. Agency by ratification. Now, for understanding agency by ratification, we need to understand what exactly ratification means. So, ratification means to verify or conferring subsequent validity to something. Now, to understand agency by ratification, in this whole video, I'll be using two terms which are pretended agent and purported principal. Pretended agent. Now, as the name itself suggests, कि एक ऐसा एजेंट जो प्रिटेंड कर रहा है एजेंट होने का, बट ही इज नॉट एग्जैक्टली एन एजेंट और इज नॉट इन अथॉरिटी टू बी एन एजेंट. द सेम हियर, purported principle. Now, as agency by ratification, if A signs a deal with B on the name of C, pretending that he is the agent of C, तो ये जो प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे उसने प्रिटेंड किया है कि वो उसका एजेंट है, वो होगा हमारा परपोर्टेड प्रिंसिपल. एजेंसी बाय रैटिफिकेशन फॉर्म कैसे होती है? नाउ लेट्स सी कि ए है हमारा परपोर्टेड प्रिंसिपल, बी है हमारा प्रिटेंडेड एजेंट और ये सी है हमारी थर्ड पार्टी. अब बी ने सी से एज बीइंग अ प्रिटेंडेड एजेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल, उसने थर्ड पार्टी से एक डील साइन की. लेट्स से गुड्स के लिए एक डील साइन कर ली और वो गुड फेथ में होकर के यहाँ पे इन्होंने डील साइन कर भी ली थर्ड पार्टी ने. अब जब परपोर्टेड प्रिंसिपल को ये पता चलता है कि उसके बिहाफ पे ये डील साइन की गई है, तो अब परपोर्टेड प्रिंसिपल के पास होते हैं दो राइट्स, जो कि एक है हमारा डिसओन करने का राइट एंड एक है हमारा रैटिफाई करने का राइट. अब इसके पास जो भी दो चॉइसेस हैं, उसमें से अगर उसने डिसाइड किया कि वो रैटिफाई करेगा, तो वो ये बेसिकली उसको अथॉरिटी मिल जाएगी बीइंग लाइक वो एक एजेंट की तरह, फिर वो आगे पूरी डील कैरी ऑन की जाएगी. वेराज और यहीं पे जब अगर उन्होंने जो प्रिंसिपल है अगर वो रैटिफाई उस एक्ट को करता है, तो वो एजेंसी में रैटिफिकेशन फॉर्म होगी. वेराज अगर उसने उसे डिसोन किया, तो ये पूरी लायबिलिटी प्रिटेंडेड एजेंट की होगी. प्रिंसिपल विल नॉट कम इनटू कंसिडरेशन. Now, agency by ratification can be performed in two scenarios. तो पहला है हमारा without authority, जहाँ पर कि pretended agent के पास कोई authority नहीं थी, लेकिन तब भी उसने कोई काम किया. Whereas exceeding the authority में ये होता है कि अब वो एक agent है, उसको अगर प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम्हें 10 kg राइस यहाँ पे सी को पहुंचाने हैं, बट उसने 5 kg एक्स्ट्रा अपने बिहाफ पे डाल दिए, तो उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जा करके ये काम किया, विच इज अगेन विच हियर ऑल्सो द रैटिफिकेशन कैन बी परफॉर्म. नाउ अगर हम एजेंसी बाय रैटिफिकेशन बेयर एक्ट के सेक्शंस के साथ पढ़ें, तो सेक्शन 196 सेज right of person as to acts done for him without his authority. Effects of ratification, where acts are done by one person on behalf of another, but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts. If he ratify them, the same effects will follow as if they had been performed by his authority. Now, basically, as I told earlier, सी है, ए हमारा प्रिंसिपल है, बी हमारा प्रिटेंडेड एजेंट है और सी हमारी थर्ड पार्टी है. तो बी ने अगर ए ने बी के एक्ट्स, उसके पास चॉइस है कि वो या तो उसको रैटिफाई करेगा या उसको डिसोन करेगा. अगर प्रिंसिपल ने रैटिफाई करने के लिए चूज किया, तो जो भी एक्ट्स प्रिटेंडेड एजेंट के हैं, वो फुली प्रॉपरली उसकी अथॉरिटी के अंदर आएंगे. लाइक प्रिंसिपल विल ऑल्सो बी लायबल आफ्टर इफ ही चूज टू रैटिफाई, एंड इफ ही डिसोन्स, no agency by ratification will be created and he will not be liable there.
Section 197 talks about ratification may be expressed or implied. Expressed means it may be oral or written. Now implied we can understand by the illustration given in the Bare Act. Now the illustration says A without authority buys goods for B. Now here A is a pretended agent and B is the principal. Afterwards B sells them to C. Now B, principal, sells the same goods which were bought by the pretended agent to C on his own account. Now here it basically like we can see कि यहाँ पे B ने अपने अकाउंट से जब वो सेम गुड्स जो कि अथॉरिटी में नहीं होते हुए प्रिटेंडेड एजेंट ने बाय किए थे, वही सेम गुड्स जब उसने रीसेल किए हैं सी को, विच मीन्स ही इज रैटिफाइंग द एक्ट ऑफ द प्रिटेंडेड एजेंट, विच मीन्स इट इज अ इम्प्लाइड लाइक यू कैन सी बिना कुछ बोले और वो बस एक्शंस के थ्रू हमें पता चलता है कि उसने वो एक्ट रैटिफाई कर दिया. Now section 198 talks about knowledge requisite for valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. Which basically says is कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसको जो भी एक्ट प्रिटेंडेड एजेंट ने किया है या फिर जो भी डील उसने साइन की है उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए. जो भी फैक्ट उसमें है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए. अगर उसमें से एक भी फैक्ट प्रिंसिपल को नहीं पता है तो वो प्रिटेंडेड एजेंट का एक्ट रैटिफाई नहीं कर सकता है. अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो ये है कि ए जो कि हमारा प्रिटेंडेड एजेंट है उसने बी के साथ एक डील साइन की जिसमें कि उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो 10 kg राइस बी को देगा. ठीक है. अब जो बी ने जो ए है उसने 10 kg राइस के साथ साथ ये भी उसको कि वो बासमती राइस उसको बी को देगा. तो अब ये जो बासमती राइस बी को डील में बताया गया था, ये अगर प्रिंसिपल को नहीं पता है तो वो ये पूरा जो एक्ट है उसको रैटिफाई नहीं कर सकता है. Now section 199 says the effect of ratifying unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such an act formed a part, which like in a way says कि the whole of the contract must be ratified. If the one part of the contract is accepted to be ratified, it implies that the whole of the contract will be ratified. मतलब कि ये कि जितना भी जो भी पूरा एक्ट होगा वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अगर रैटिफाई करने को चूज करता है तो पूरा का पूरा उसको रैटिफाई करना पड़ेगा. कोई एक पार्ट नहीं. वो उसको बेनिफिट्स अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसे उसके लॉस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट सेक्शन 199 से. So section 200 says ratification of unauthorized act cannot be injured third person. An act done by one person on behalf of another without such other's person authority, which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification be made to have such effect. Basically this section says कि अगर कोई भी तीसरा पर्सन या थर्ड पार्टी को कोई भी इंजर्ड नहीं होना चाहिए, ना ही उनका कोई राइट वायलेट होना चाहिए, ना ही उनके किसी राइट पे कुछ डैमेज अफेक्ट होना चाहिए. जो बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन है उसके थ्रू हम ये समझेंगे. इलस्ट्रेशन विच इज ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस, जो कि 3 month के नोटिस पे ही टर्मिनेबल है. An unauthorized person gives notice of termination to A. The notice cannot be ratified by B as to be binding on A. यहाँ पे जो एक पर्सन ने, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे, ए ने बी को घर दिया है रेंट पे.
मतलब कि लीज पे, और वो जो घर को छोड़ने के लिए ये तभी कह सकता है जब जब 3 महीने पहले उसको एक नोटिस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी ने बी से, जिसको ए ने ऑथराइजेशन नहीं दी है, तो उसने जब बी से बोला अगर ये घर खाली करने को बोला, तो जो ए है वो इसका एक्ट रेटिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बी जो कि थर्ड पर्सन है उसके राइट को डैमेज कर रहा है, या वो उसके राइट को वायलेट कर रहा है। एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड रैटिफिकेशन। So the first essential says the agent must purport to act as an agent for a principal who is in contemplation. मतलब ये कहता है पहला एसेंशियल कि जो प्रिटेंडेड एजेंट जिसके लिए एक्ट कर रहा है, वो जो प्रिंसिपल है वो एक ओन मतलब एक नोन आदमी के लिए एक्ट करना ही इम्पोर्टेंट इन अ वे कि आप अगर ही सेज कि आई एम एन एजेंट अंडर Delhi vice chancellor of Delhi University, then that can be accepted, whereas if the pretended agent pretends to be an elder brother of someone, it cannot be taken as a pretended like वो principal नहीं माना जाएगा। Next, essential says the act should be an act capable of ratification. तो जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्ट को रैटिफाई करना इज वॉइड। तो यहाँ पे तो एसेंशियल सेज दैट ओनली। नाउ द थर्ड एसेंशियल, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। तो ऑब्वियसली अगर प्रिंसिपल जिसके लिए वो एजेंट प्रिटेंड कर रहा है अगर वही एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, देन प्रिटेंडेड एजेंट कैसे माना जाएगा, राइट? तो जो प्रिंसिपल है एक तो वो अलाइव होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। या द एसेंशियल सेज दैट। एसेंशियल 4 सेज द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मेजर होना चाहिए। कोई भी रैटिफिकेशन तब नहीं किया जाएगा जब वो माइनर है। जो भी अगर प्रिंसिपल माइनर है तो रैटिफिकेशन नहीं कर सकता ऑब्वियसली। The fifth essential says the principal must have full knowledge of material facts as earlier discussed. पूरे फैक्ट्स प्रिंसिपल को पता होंगे तभी प्रिंसिपल रैटिफाई कर सकता है। अगर उसे फैक्ट्स नहीं पता या फिर मटीरियली डिफेक्ट है तो फिर वो उसको रैटिफाई नहीं कर सकता। The sixth essential says whole transaction must be ratified, which exactly means जैसे कि हमने पहले देखा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट और पूरा कॉन्ट्रैक्ट रैटिफाई होगा, ना सिर्फ आधा पार्ट नहीं। अगर प्रिंसिपल रैटिफाई करेगा तो वो पूरा एक्ट रैटिफाई करेगा। नाउ द सेवेंथ एसेंशियल सेज विद इन रीजनेबल टाइम। जो रैटिफिकेशन है वो रीजनेबल, अब अगर ए ने प्रिटेंडेड एजेंट ने कोई भी काम किया है, कोई भी डील की है सी के साथ, 3 महीने पहले वो डील खत्म हो चुकी है, पूरा गुड ट्रांसफर सब कुछ हो चुका है, एंड देन पर्पोर्टेड प्रिंसिपल को अगर ये पता चला है कि प्रिटेंडेड एजेंट ने ये डील साइन की, तो ऑब्वियसली उसको रैटिफाई करने का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो जो भी रैटिफिकेशन होगा वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। Now the eighth essential says ratification must not injure third person, as we discussed in section 200 कि जो भी रैटिफिकेशन है वो किसी भी तीसरे इंसान को इंजर नहीं करना चाहिए। जो तीसरा इंसान है, जो तीसरी पार्टी है, वो कभी भी अफेक्ट रैटिफिकेशन से नहीं होनी चाहिए।